दिस वुड बी आवर लास्ट फाउंडेशनल सेशन ऑन हीगल। इसके बाद वी विल बी गोइंग इनटू हीगल प्रॉपर। अगर आपने अगर आपने नहीं भी किए हैं सेशन तो मैं तो वो रिपीट करूँगा ही आज, बट अगर आपने रिपीट वो अटेंड किए होते हैं एरिस्टोटल वाले, तो दिस वुड बी ए रिवीजन फॉर यू, और आप इसको और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। बट कोई बात नहीं। एरिस्टोटल ने एरिस्टोटल ने किसी भी चीज़ को क्या बोला कि ये कॉम्बिनेशन है मैटर और फॉर्म की। अगर आपको याद हो, टॉक्ड अबाउट things being combination of matter and form. By matter, he understands like not entirely like we do, but कोई बात नहीं. For the purposes of this discussion, we can say the physical stuff of which a thing is made. So that is matter. Wood, gold, plastic. That would be matter. और अगर आपको याद हो, अ, 4 डिफरेंट कॉजेज़ की बात की थी एरिस्टोटल ने। किसी भी चीज़ को बनाने में 4 चीज़ें होती हैं, वर्क करती हैं। अब आप अगर आपको कल का सेशन, परसों का सेशन याद होगा, रीज़न क्या है अब? इट्स नॉट कॉज़ल ओनली, अब ये व्हाई है। सो अ थिंग कम्स इनटू बीइंग बिकॉज़ ऑफ 4 थिंग्स एक्टिंग टुगेदर। नाउ दिस इज़ द व्हाई ऑफ इट, नॉट द हाउ ऑफ इट। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से एक अगर आपको याद होगा मटीरियल कॉज़, तो ये वही है मैटर। फिर दूसरा है फॉर्म। 2 चीज़ें बनाती हैं चीज़ों को, एक मैटर और एक फॉर्म। अब ये फॉर्म है, अब इसको कीप इट ऑन वन साइड दिमाग में कि मैटर एंड फॉर्म, कोई भी चीज़ मैटर एंड फॉर्म है। लेकिन कोई भी चीज़ बनाने में आपको मैटर और मटेरियल कॉज और 3 कॉजेज़ चाहिए। तो इन अ वे एरिस्टोटल इज सेइंग दीज 3 कॉजेज़ आर फॉर्मल कॉज एक्चुअली। बाकी की 3 कॉज, मटेरियल कॉज मैटर, फॉर्म फॉर्मल कॉज। सो फॉर्मल कॉज, फॉर्म जो है वो इसके अंदर 3 कॉजेज़ हैं, एंड इट मेक्स सेंस, टोटल 4 कॉजेज़ है। इनफैक्ट एरिस्टोटल हिमसेल्फ सेज इट कि हम इसको सम अप कर सकते हैं एज दीज 3 आर नॉट 3 कॉजेज़ बट 1 कॉज। हमने इसको डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा। तो फॉर्मल कॉज के अंदर 3 तरीके के कॉज आते हैं, द एफिशिएंट कॉज, द फॉर्मल कॉज एंड द फाइनल कॉज। एफिशिएंट कॉज क्या होता है? इट इज़ द कॉज ऑफ एवरी टाइप ऑफ चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अ थिंग। फिजिकल चेंज जो चीज़ में आएगी वो एफिशिएंट कॉज की वजह से आएगी। फॉर्मल कॉज है, आप इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट राइट नाउ, मैं एग्जांपल दूंगा तो उससे आप समझ पाएंगे, बट लेट्स गो थ्रू द टेक्स्ट फर्स्ट। फॉर्मल कॉज इज द वेरी एसेंस ऑफ ए थिंग, वो है क्या वो चीज़, ठीक। एंड आप फॉर्मल कॉज को समझ सकते हैं द डेफिनेशन ऑफ द थिंग। लेकिन जब आप डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन क्या होती है किसी भी चीज़ की? इट इज द कंसेप्ट ऑफ दैट थिंग, इट्स द आइडिया ऑफ दैट थिंग। सो फॉर्मल कॉज इज नथिंग बट द आइडिया ऑफ दैट थिंग। तो फॉर्मल कॉज इज द आइडिया। फाइनल कॉज होता है पर्पस किसी चीज़ का, क्यों बना है। इट इज़ द एंड और द पर्पस इन द माइंड ऑफ द मैन हु इज ट्राइंग टू मेक समथिंग। तो यहाँ पे फिर से द फाइनल कॉज इन जनरल इज द वेरी थिंग इटसेल्फ। अब इसको मिसाल से समझे, जैसे आप एक चेयर बना रहे हैं, कारपेंटर। यही मिसाल तब भी दी थी, यही मिसाल फिर से रिपीट करते हैं। एक कारपेंटर एक चेयर बना रहा है, तो वुड क्या होगा? वुड इसका मैटर है, मटेरियल कॉज। ये जो कारपेंटर है ये अपना स्किल्ड लेबर इसमें डाल रहा है, ये होगा, दिस इज कॉजिंग द फिजिकल चेंजेस इन मैटर, सो ही वुड बी द एफिशिएंट कॉज, द स्किल वुड बी द एफिशिएंट कॉज। क्यों बना रहे हैं चेयर? ये गार्डन चेयर हो सकती है, ऑफिस चेयर हो सकती है, दैट वुड बी इट्स फाइनल कॉज। जब ये मुकम्मल हो जाएगा काम ये चेयर बनाने का, इट इज़ completed, it's an idea of chair that has been formalized, materialized। तो कहने का मतलब 4 चीज़ें, मटेरियल, एफिशिएंट, फॉर्मल एंड फाइनल। मटेरियल होगा वुड, एफिशिएंट कॉज होगा कारपेंटर विद हिज स्किल, फॉर्मल फॉर्मल कॉज होगा
the shape, the size and everything. The final cause would be the purpose, and these four get together and form the chair. और ये कॉज साइंस की तरह का कॉज नहीं है, मटेरियल यहाँ पे साइंटिफिक मटेरियल नहीं है. फॉर एरिस्टोटल ऑल दीज एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली. साइंस में कॉजेशन सक्सेशन में होती है, कॉज इज एंटीसीडेंट टू इफेक्ट, लेकिन ये चारों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं. एरिस्टोटल का कॉज रीजन है हीवल का, उसी जैसा है ये, कि व्हाई इज द थिंग देयर, नॉट हाउ इज द थिंग हियर, व्हाई इज द थिंग हियर. लेकिन इसमें जो ये तीन कॉजेज है, एफिशिएंट, फॉर्मल और फाइनल कॉज, इसको एरिस्टोटल रिड्यूस करते हैं इनटू वन कॉज विच ही कॉल्स द फॉर्मल कॉज. अब ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो हमने एरिस्टोटल वाले सेशन में की थी कि हाउ दीज दे आर एसेंशियली वन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखो, फॉर्मल और फाइनल कॉज तो एक ही हैं, क्योंकि फाइनल कॉज क्या है, इट एम्स एट द रियलाइजेशन ऑफ द वेरी एसेंस और द आइडिया ऑफ थिंग. What is the idea or the essence of the thing? It is its formal cause. So formal and final cause are the same thing. अब ये जो ये efficient cause है, efficient cause जैसे अब वो अपना चिजल चलाएगा इस लकड़ी पे, ये क्या किसी भी तरीके से चलाएगा, इसको नहीं चलाएगा ना कारपेंटर इसको किसी भी तरीके से, ये इसको चलाएगा so as to realize the formal thing, the formal cause. So he would run his chisel, his saw in a way that the formal cause is satisfied, that the form comes into being. तो अगर आप यहाँ पे भी देखें, दिस द एफिशिएंट कॉज विच इज़ द कॉज ऑफ बिकमिंग और मेकिंग ऑफ द थिंग विच वी वांट टू मेक, इट इज़ इन द एंड वर्किंग फॉर द एंड इटसेल्फ. एंड व्हाट वाज द एंड अगेन? द फॉर्म. तो ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है. सो द एसेंस ऑफ व्हाट द कंप्लीटेड थिंग इज गोइंग टू बी इज द रियल कॉज ऑफ एनी एफिशिएंट हैंडलिंग. वो कैसे अपनी सॉ चलाएगा, वो कैसे अपनी चिज़ल को वर्कआउट करेगा, वो हर एक चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करेगा वो उसको किस हिसाब से करेगा, टू फुलफिल द एसेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. चेयर की जो एसेंस है उसी हिसाब से वो उस पे इंस्ट्रूमेंट्स को चलाएगा. तो इस वजह से एरिस्टोटल के लिए द एसेंस और फॉर्म इज द रियल कॉज एंड ऑल्सो द रीजन ऑफ एनी मोमेंट इन ए थिंग और फॉर बिकमिंग ए थिंग. ये उसकी चीज़ है, ये उसकी एसेंस है जो उसको विच कॉजेज इट टू कम इनटू बीइंग. एरिस्टोटल के लिए मैटर और फॉर्म डिस्टिंक्ट है, लेकिन सेपरेट नहीं है. हम इनको अपने ख्यालों में अलग कर सकते हैं, मैटर और थॉट को, लेकिन रियलिटी में इनसेपरेबल है. कहने का मतलब ये जो डिस्टिंक्शन है मैटर और फॉर्म की, प्योर लॉजिकल है. आप प्रैक्टिकली कभी नहीं देख पाओगे कोई ऐसा मैटर विच इज़ फॉर्मलेस. इट मस्ट हैव सम काइंड ऑफ फॉर्म. आप कभी नहीं देख पाओगे फॉर्म विदाउट ए मैटर. तो ये ज़्यादा एक लॉजिकल डिवीजन है चीज़ों का. फॉर्म, फॉर्म मतलब चीज़ की क्वालिटीज़, शेप कैसी है इसकी, साइज़ क्या है इसका, वज़न क्या है इसका, ये सारी चीज़ें फॉर्म होती है. बट above all it means the relationship in which the part stands with regard to other parts and the whole. ये भी फॉर्म ही है कि इसके जो पुर्जे हैं वो आपस में कैसे लिंक्ड हैं, ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ चेयर के साथ कैसे लिंक्ड है, इसकी सीट, इसका बैक, इसके जो लेग्स हैं, वो सारी चीज़ें. फॉर्म ऑल्सो सिग्निफाइज द फंक्शन, द पर्पस, जो उस चीज़ का है, उसकी वेरी एसेंस. चाकू की एसेंस क्या है? काटना. ये भी उसकी फॉर्म में इंक्लूडेड है. सो एक नाइफ, इट इज़ फंक्शनिंग वेल ओनली व्हेन इट इज़ फुलफिलिंग इट्स एसेंस व्हिच इज़ कटिंग. अगर ये चाकू शक्ल में अच्छा नहीं है, आप नहीं बोलेंगे इट्स नॉट अ गुड नाइफ. मगर अगर ये काट नहीं रहा है ढंग से, देन यू वुड से इट्स नॉट अ गुड नाइफ. अगर ये बहुत अच्छा काट रहा है, बहुत खूबसूरती से इट्स डूइंग इट्स वर्क, देन यू वुड से इट्स अ गुड नाइफ. व्हाई? बिकॉज इट इज़ अप्रोचिंग इट्स एसेंस, वेरी नियर टू इट्स एसेंस. तो फॉर्म मोल्डिंग प्रिंसिपल है किसी भी चीज़ का. Form is the molding principle within a thing by virtue of which a thing becomes its essence. और ये अगर आपको ध्यान हो, ये जो ये मोल्डिंग प्रिंसिपल है, ये हमने पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी में पढ़ा था.
मैटर अपने प्रिस्टीन फॉर्म में विदाउट एनी फॉर्म है, विदाउट एनी क्वालिटी है, बट ए थिंग विच एग्जिस्ट्स, इट इज मैटर बट विथ सम स्पेसिफिक क्वालिटीज। जैसे गोल्ड इज अ मैटर बट इट हैज सर्टेन क्वालिटीज, येलोनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये बहुत सारी चीज़ें, ये इसकी क्वालिटीज हैं। However, matter without quality is not anything in particular. You would never see it existing out there. It may become something, it may become anything according to the form. जैसे ही ये गोल्ड, ये खुद में कुछ भी नहीं है, लंप ऑफ मेटल। अब ये बन सकता है, ये गले का हार बन सकता है, ये वायर में डाला जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, डालते नहीं है, महंगा है, पर डाला जा सकता है, गुड, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इसको फिर फिंगर के लिए रिंग बनाया जा सकता है, कैन बी टर्न्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स, एंड इसकी कॉइन्स बनाई जा सकती है। देयर हैव बीन इन पास्ट गोल्ड कॉइन्स, जैसे अभी भी हैं, बट दे आर नॉट इन सर्कुलेशन। तो ये सारी चीज़ें, तो इट कैन बिकम एनीथिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म, जो भी इस पे डालेंगे। पिघला हुआ गोल्ड कोई फॉर्म नहीं रखता, लेकिन जब हम इस पे कोई फॉर्म इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कोई शेप अब लेगा। So matter by itself is pure possibility, and form is its actuality जो इसको actualize करेगा। It is when it is formed that it becomes an individual thing. लेकिन ये फॉर्म क्या है तब, अगर आपने नोटिस किया हो, ये एंड बनता है उस चीज़ का। मैटर का एंड क्या है? इशरत खतरा है दरिया में फना हो जाना। तो इसका भी पर्पस वही है, इट्स द वेरी एसेंस ऑफ इट। So we can say that the form is the reason by virtue of which a thing becomes what it ultimately is. और यहाँ पे भी ये जो ये रिलेशन है फॉर्म और एंड का, कॉज और एंड का, ये लॉजिकल है, ये टेम्पोरल नहीं है। तो ये फॉर्म इज नॉट टेम्परली पहले एज कंपेयर टू द एंड, इट इज लॉजिकली प्रायर टू इट, सिंस इट इज दिस विच ड्राइव्स पोटेंशियल मैटर टू बिकम एन एक्चुअल थिंग। यही जो थॉट प्रोसेस है, इसको एरिस्टोटल जब एक्सटेंड करते हैं, ही होल्ड्स की जो खुदा है, ही इज प्योर एक्चुअलिटी, ही इज द फॉर्म ऑफ ऑल फॉर्म्स, ही इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द होल वर्ल्ड। मैटर रन्स एंड बिकम्स व्हाटएवर इट इज बिकमिंग बिकॉज ऑफ दिस फाइनल फॉर्म, गॉड। ये प्राइम मूवर, ये मैकेनिकल नहीं है, ये मैकेनिकली रन नहीं करता है इस दुनिया को, इट इज आइडियली। जैसे स्वयंवर में वो जो ब्यूटीफुल क्वीन होती है, शी अट्रैक्ट्स ऑल द प्रिंसेस टुवर्ड्स हरसेल्फ। Similarly, the whole world is pulled up, attracted by the idea of God, the idea of good, or the matterless form. कि this is what you want to become. Come, run, चलो आगे। Thus, for Aristotle, जो ये फॉर्म है, और प्लेटो के लिए यही आइडिया था, यही रीज़न है क्यों एक चीज़ वो है जो वो है, क्योंकि फॉर्म उसकी एसेंस ही है। ये फॉर्म की वजह से है कि वो वैसा है जैसा वो है। Again, it is the indwelling or immanent principle in thing and drives the thing to become its essential nature. For example, एक फॉर्म है चिकन की जो एक एग पे इम्प्लांटेड है, जो मोल्ड करता है छोटी छोटी चेंजेस को इन द एग, जो फाइनली एक चिकन में कल्मिनेट होता है। Thus the idea is the meaning, the reason, the immanent principle of a thing. देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि मैटर की एग्जिस्टेंस को प्लेटो और एरिस्टोटल ने रिजेक्ट किया। वी नो दे डिड नॉट, दे अज्यूम्ड द रियलिटी ऑफ मैटर अलोंग विद द फॉर्म। लेकिन जो ड्राइविंग प्रिंसिपल है, जो एक्सप्लेन करता है किसी चीज़ को इनके लिए, इट इज़ नॉट मैटर, इट इज़ द फॉर्म और आइडिया। इस सेंस में आइडिया एसेंस है, एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल है किसी भी चीज़ का। आपको दिख रहा होगा हम हीगल की तरफ कैसे जा रहे हैं।
Matter by itself does not exist. It is pure potentiality. It is waiting to be transformed into some specific thing. जब इस पे निशान, इस पे मार्क छोड़ेगा कोई फॉर्म, तब वो एग्जिस्टेंस में आता है. मैटर इज नॉट द फॉर्म, बट द फॉर्म इज इट्स वेरी मीनिंग एंड एसेंस. और इस सेंस में ये फॉर्म है, ये आइडिया है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है किसी भी चीज़ को. अब इस सेंस में आपको दिख रहा होगा हीगल कहाँ, हीगल में एरिस्टोटल कहाँ पे है. बट लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. बिफोर गोइंग, हीगल उस साइड खड़े हैं, एरिस्टोटल इस साइड खड़े हैं, बीच में ब्रिज है कांट का. अब देखते हैं कांट इस कंटेक्स्ट में. रिमेंबर दैट स्टेटमेंट फ्रॉम कांट, अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर. हाँ, इसको दिमाग में सोच सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग को आप लिंक करें विद आइडिया और नेचर को लिंक करें विद मैटर. सो आइडिया मेक्स मैटर. बट लेट्स सी, इसको डिटेल में देखते हैं. अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर, इससे कम से कम ये तो नहीं है कि नेचर इज माइंड. दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स. व्हाट डज इट मीन देन? इट मीन्स नेचर इज फॉर द इमर्जेंस ऑफ माइंड, एंड द मीनिंग ऑफ नेचर इज अनफोल्डेड बाय द माइंड ऑफ ए साइंटिस्ट. जो उस पर वर्क करेगा उस मैटर पे, वो अनफोल्ड करता है ये है क्या. सो अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर. हम जब उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, फिर हम बोलते हैं अच्छा ये है, ये चीज़ सेव है. जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं. जब वो हमारे सामने फर्स्ट टाइम होती, हमने उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया होता, तो वो नेचर का पार्ट ही नहीं बनता. वी अंडरस्टैंड इट, वी मेक इट व्हाट इट इज. दो नेचर इज अदर देन माइंड, सेम चीज़ नहीं है. Yet, mind is the key to understanding the working of nature. And this is its real end towards which the whole of nature is drawn up. अगर हम इसी चीज़ को एरिस्टोटल के नज़रिए से देखते, then somehow the reality of matter remains as distinct as that of thought. ये अलग अलग हैं. अगर हम इसको एरिस्टोटल की नज़र से देखते कि मैटर अलग चीज़ है, थॉट अलग चीज़ है. लेकिन हीगल क्या करते हैं फिर आगे इसी बात में? हीगल reduces matter not as something over and above and independent of thought. Matter is also an implicit thought for Hegel, something to be informed by thought. ये भी थॉट से ही पता चलता है मैटर के बारे में. याद करें, हमने लाइबनीज में देखा था कि इवन सो कॉल्ड डेड मैटर वो भी स्पिरिट रखता है अपने अंदर. उसके अंदर जो स्पिरिट है वो क्या कहते हैं, स्लीपिंग स्टेट में है. जब हमने वो लाइबनीज में पढ़ा था, आई रिमाइंडेड यू ऑफ द जैन फलसफा. जैन्स भी यही कहते हैं. The spirit of all these things is on all of these things is so rudimentary, so almost dead that we consider these things to be ajiv. Otherwise they are not ajiv. तो यही लाइबनीज ने भी कहा था. और ऐसा ही लगभग लगभग हीगल के पास पहुंच के हमको मिलेगा. A thing then is the aggregate of thought, and a table or a chair is an aggregate of thoughts which are not fully conscious though, not fully within the orbit of organic wholeness of which all constituent thoughts are the part. कुछ चीज़ों में the degree of reality is more than other things, and depending upon the nature of the explicitness of thoughts constituting them. बाद में ब्रैडली भी इसको आगे बढ़ाएंगे. हम ब्रैडली को तो यही लगे हाथ पढ़ रहे हैं अलग से, तो हम उनको पढ़ेंगे नहीं. ब्रैडली posits the criteria of all inclusiveness, self consistency. वो जो कंक्रीट यूनिवर्सल हमने पढ़ा था उस पे उसको ही पोजेस इट ऑन दैट. हम लेकिन हीगल पे कंसंट्रेट करते हैं. और हीगल के मानने वालों के लिए थिंग इज नथिंग बट एन एग्रीगेशन ऑफ आइडियाज. अब यहाँ डिफरेंस क्या है बर्कली के साथ? तो आइडिया कैन नॉट बी टेकन इन आइसोलेशन. आइसोलेशन में एक एक को अलग अलग लेते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता. द एग्रीगेट रियली मीन्स अ होल, and each smaller whole is a unit of a larger whole as its inseparable element. इनको अलग नहीं किया जा सकता. Thus the whole world is an organic whole or a system of hierarchically ordered ideas.
अब आपको दिख रहा होगा कि ये कहाँ से लिया है हीगल ने। अगर आपको ये कोई बात नहीं समझ आ रही, कोई टेंशन नहीं है, ये जब हम हीगल का फ़लसफ़ा पढ़ेंगे सारी चीज़ें हमको वहाँ समझ आएँगी, ये उसका बेस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सब के रूट्स समझें। ये प्लेटो और एरिस्टोटल ने हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ आइडियाज़ हमको क्लियरली बताया था। बट सबसे अच्छे से इसको हीगल अपने कल्मिनेशन पे पहुँचाएँगे। ये कहते हैं हमारे जो जिनको हम पढ़ रहे हैं, इफ देयर इज स्टिल सम डाउट लेफ्ट विद रिगार्ड टू ट्रीटिंग a thing as thought, then it really rests on the doctrine of the unknowable, to which doctrine we must make a brief reference. फिर से कांट की तरफ हम जा रहे हैं, नॉमेना और फेनोमेना की बात पे। यहाँ से और बेहतर आपको समझ आने लगेगा। ऑर्डिनरीली जो आप और मैं इस वक्त सोच भी रहे होंगे और जो ज़िंदगी में हम सोचते हैं, वी डू नॉट थिंक ऑफ थॉट एंड things to be one and the same thing. In fact, we think of thoughts and things to be distinct. Not just that, we think of them to be opposed. For example, जब हम कहते हैं कि इसकी बातें बहुत आइडियल है, they are not practical, वहाँ पे भी हम थॉट और रियलिटी में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। The thing in itself and thought in my mind of it, they might be two different things. और यही हमारा जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो यही है। इसीलिए जो भी हमने अभी तक बात की बहुत मुश्किल है इसको दिमाग में सोचना, क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस के खिलाफ जाती है बात। सो ऑर्डिनरीली पीपल थिंक दैट थॉट एंड थिंग आर डिस्टिंक्ट एंड अपोज्ड, बट इफ दे बी रियली सो डिफरेंट, अगर ये बिल्कुल आसमान और ज़मीन है, अगर ये इतनी ही अपोजिट है, अगर वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं, देन हाउ कैन एन ऑब्जेक्ट बी नोन एट ऑल, बिकॉज वट एवर वी नो इज इन आवर थाट्स, whatever we know is through our thoughts. How can we know an object at all if it cannot be converted at least in a thought? मैंने माना कि नहीं है, ओके वो अलग चीज़ है, मेरा थॉट अलग चीज़ है, लेकिन तब आप मुझे बताएं कि मैं इस चीज़ को जान ही कैसे सकता हूँ अगर मैं इसको थॉट्स में नहीं डाल सकता। सो इफ द बॉडी इज रिजिड, दैट मीन्स आई कैन हैव थॉट ऑफ रिजिडनेस, ओनली देन आई कैन नो दिस बॉडी एज रिजिड। अब आप इसको और बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, यही कांट का डॉक्ट्रिन था। According to Kant, there is scientific knowledge which is quite reliable, universal, and necessary. But this knowledge is of phenomena, the way I see things, not of noumena, the way they are. Things in themselves for Kant are unknown and unknowable. अननोन इज नॉट अ बिगर प्रॉब्लम, अननोएबल इज अ बिगर प्रॉब्लम। इसे जान ही नहीं सकते, क्योंकि जिसको भी जानेंगे उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा वो किस में, जो थॉट है आपके अंदर, और फिर आप थॉट्स पे एनालिसिस करते हो, थॉट्स पे लॉज अप्लाई करते हो, थॉट्स से ही आप लॉज को डिड्यूस करते हो। और क्यों क्यों कर पाते हो? क्योंकि थॉट्स जो हैं ये यूनिवर्सल है, ये अप्रियोरी हैं, सब इंसानों में है, तो इसलिए आप ये लॉज को डिड्यूस कर पाते हो। अदरवाइज ज़मीनी सतह पे लॉ है क्या? वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट नो, वी कैन नेवर नो। सो ये जो ये अननोएबल है, इसके दो एस्पेक्ट्स है। अगर कांट के टाइम पे हमने देखा कि स्केप्टिसिज्म सब चीज़ ख़त्म की गई, लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। अगर चीज़ 2 मिनट के लिए अननोएबल है, तब मसला है। इफ थिंग्स इन themselves आर अननोन, if things in themselves are unknowable, then once again there is no room out of skepticism। हम वापस वहीं पे गए थे, वहीं पे पहुंचे जहां से हम भाग रहे थे, वो जान ही नहीं सकते, सो अगेन ह्यूम की skepticism के लिए जगह बन गई। सेकेंडली, द होल डॉक्ट्रिन सीम्स टू बी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी एंड एब्सर्ड। ये कहना कि कोई चीज़ अननोएबल है, हीगल ने इसको बहुत थॉरोली क्रिटिसाइज किया है, इस कांटियन पोजीशन को, कि देयर इज एन अननोएबल आउट देयर। अब तो कांट तो कहते हैं कि ये, सॉरी, हीगल तो कहते हैं कि खुदा, लॉजिक की जो एक्स है इससे खुदा भी नहीं बच सकता। ही इज लाइक कि इफ देयर इज वी वुड नो इट, वट एवर देयर इज वी वुड नो इट, बिकॉज एक्चुअल इज रैशनल, रैशनल इज एक्चुअल। तो खुदा भी नहीं छुपा सकता कोई चीज़ हमसे। तो इसको ज़रा देखते हैं कि हेगल ने इसको कैसे क्रिटिसाइज़ किया। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम कांट को पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने स्किप किया था, मैंने आपको बोला था हम इसको हेगल आते टाइम पढ़ेंगे, अदरवाइज इस बुक में ये
कांट वाले चैप्टर में ही है। बट नाउ लेट्स गो बैक टू दैट पोर्शन, द हेगलियन क्रिटिसिज्म ऑफ अननोएबल। हीगल वो सेटिस्फाई नहीं थे इस बात से कि वी कैन लिमिट आवर नॉलेज टू फेनोमेना ओनली। विद हिज unearthly ballet of bloodless categories, he hoped to know the things in themselves too. और कांट ने क्या कहा था, दिस वुड लीड टू ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन्स। आप कर ले बात, कोई दिक्कत नहीं है, कांट वुड से कर ले बात, कोई बात नहीं। इनफैक्ट कांट से प्रैक्टिकल रीजन के लिए इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन प्योर रीजन में हो ही नहीं सकता। अभी कैसे करेंगे ये हीगो? हीगल इसको अचीव कर सकते हैं बाय रिमूविंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन फेनोमेना एंड नॉमेना। इनके लिए नॉमिना आर एज मच ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज एज फेनोमेना। जब डिस्टिंक्शन ही खत्म हो गई तो मसला ही खत्म हो गया। अब ये कैसे दिखाएंगे कि दोनों चीज़ें ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज हैं? ये साबित करने के लिए हीगल ट्राइज टू शो कि कंसेप्ट ऑफ द अननोएबल इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, कि अननोएबल वाली कैटेगरी हो ही नहीं सकती। कांट नॉमिना को क्या कहते हैं? Why is it not object of knowledge? Because noumena is an empty concept. It's a pure concept. ये आपने derive किया mind से. And concepts without percepts are empty. आपको दिखाना भी पड़ेगा अभी ये चीज़. And once you cannot do that because by definition it is something which we could not see or perceive. Kant कहते हैं we know that it is, but we do not know what it is. ये तो पता है क्या है, ये नहीं पता कि क्या है। What is matter और कंटेंट ऑफ ए कंसेप्ट, जो सिर्फ और सिर्फ सेंस आपको दे सकती है। कुछ तो है, कुछ तो है, लेकिन ये क्या है ये अब परसेप्ट बताएगा। नॉमिना बाय डेफिनेशन इज बियॉन्ड सेंसिबिलिटी, देयरफॉर इट इज बियॉन्ड नॉलेज। लेकिन ये जो नेगेटिव कंसेप्शन है नॉमिना का, आप सबको ध्यान होगा कांट पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया। कांट कुड नॉट लिमिट हिमसेल्फ टू इस नेगेटिव कंसेप्शन पे, और नॉमिना के बारे में बहुत बातें की है। At times he spoke as if the unknowable things in themselves were cause of our sensibility and understanding. ये भी उन्होंने दिखाया कि उन्हीं से तो परसेप्ट निकलते हैं। फर्दर दो कांट ये कहते हैं बार बार कि knowledge of noumena is not possible, yet he calls them objects of faith. तो ये तो पॉजिटिव कंसेप्शन हुआ उनका। For Kant, the notion of noumena is not merely negative, nor is it purely empty. His doctrine of unknowable इसी पॉइंट पे हीगल के क्रिटिसिज्म का शिकार बनता है कि ये क्यों कह रहे हो तब ये बाकी बातें नॉमिना के बारे में, छोड़ दो उसको वहीं पे अननोएबल पे। अब हीगल तो उसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। सुने अब हीगल क्या कहते हैं। हीगल कहते हैं कि अगर ये अननोएबल बियॉन्ड एवरी काइंड ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करता है, अगर ये बियॉन्ड लेजिटिमेट यूज़ ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो 12 कंसेप्ट्स हैं अंडरस्टैंडिंग के, उनको हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते नॉमिना पे, देन द ट्रूथ इज कि जो हमारे अंदर कंसेप्ट है कॉजेलिटी का, रियलिटी का, एग्जिस्टेंस का, वो 12 कैटेगरीज में थी ना, ये भी कैटेगरीज। कहते ये कैसे अप्लाई की नॉमिना पे? यू सेड नॉमिना एग्जिस्ट्स, दैट्स एप्लीकेशन ऑफ कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन इट। नॉमिना इज अ रियलिटी, that's an application of reality on the concept of noumena, that it causes these percepts inside us. That is the application of the concept of causality on the noumena. हीगल कहते हैं कि जब हम कहते हैं noumena is I do not know what, you are still applying the concept of existence to it, कि है तो आपने existence का concept इस पे अप्लाई किया ही किया। And in as much as this statement is true, we are knowing it to that extent then, कि अगर ये बात सही है कि नॉमिना है, तो कम से कम हमको नॉमिना के बारे में इतना तो पता चल गया। सो हाउ डू यू से कि नॉलेज अबाउट नॉमिना इज नॉट पॉसिबल? हियर इज अ नॉलेज अबाउट नॉमिना, दैट नॉलेज अबाउट नॉमिना इज नॉट पॉसिबल। हीगल कहते हैं
हाँ, मैं मान सकता हूँ, वी नो वेरी लेस अबाउट नॉमेना। ये भी हो सकता है, आवर नॉलेज ऑफ नॉमेना इज़ वेरी लेस, स्कैंटी, बट वी कैन नॉट से दैट देयर इज़ नो नॉलेज एट ऑल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। He says, we cannot escape from our responsibility of knowing by just saying कि it's not knowable. इससे भी नहीं भाग सकते हम। हेगल कहते हैं लिमिट को जानने का मकसद ही ये है कि लिमिट को अब आगे उसको क्रॉस करना है। To be aware of a limit is to go beyond it, to find ways to go beyond it. हमारे लॉजिक की जो लिमिट्स हैं, उनको जानने का मकसद क्या है? कि हम उनसे आगे निकल जाएं। No one could be aware of the edge of the table without getting aware of the empty space surrounding it. आप टेबल की एज को जान ही नहीं सकते जब तक आप उसके बाहर के नॉमिना को ना जाने, जो स्पेस है। Hence, to say that we know that phenomena form the limit of knowledge is to know this limitation. If we know nothing about the phenomena, then we would not say even this much that they exist. हमारा ये कहना भी गलत है तब। ना होना, टोटल नॉलेज ऑफ, बिल्कुल ही ना नॉलेज होना, दैट इज़ टोटल अनअवेयरनेस। आप बिल्कुल अवेयर ही नहीं होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। ये मैं आपको फेथ के बारे में भी कहता हूँ। देयर डिस्कशन अबाउट रिलीजन कैन ओनली टेक प्लेस बिटवीन पीपल हु बिलीव। इट इज़ नेवर अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन एन एथिस्ट एंड अ theist, because for an atheist it shouldn't matter at all, nothing should matter, they should not discuss it at all। कि खुदा नहीं हो कि नहीं है, जाओ। Why does he have to say it? There is no reason for him to say it। अब वो मैं क्यों कहता हूँ इसको एक्सटेंड करें आप, कि कैसे ये उस पे भी अप्लाई होता है उस केस में, अदरवाइज यू कैन टॉक अबाउट इट someday। Hence, to say that a nomina is and then to say I do not know what is self contradictory, हेगल के हिसाब से। लेकिन हीगल अपनी इस क्रिटिसिज्म में ऐसा लगता है लेटर एनालिसिस पे अनजस्टिफाइड है। अगेन माय पॉइंट इज still remains, Kant is the end of it all। It seems that his criticism is unjustified। Hegel did not seem to take seriously Kant's distinction between knowing and thinking। The unknowable can definitely be thought about, लेकिन जब तक उसमें कोई सेंसिबिलिटी ना डाले, वी कैन नॉट नो इट, वी कैन थिंक अबाउट इट। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ आर नॉट नेसेसरली ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। हम इसको आजकल की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कांट एक्चुअली क्या कह रहे थे। ये जो अननोएबल है, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉग्निटिव मीनिंग, दिस इज व्हाट ही मेंट। इट मे हैव इमोटिव, परसुएसिव, न्यूमिनस, इम्पेरेटिव मीनिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कांट का जो डॉक्ट्रिन है अननोएबल का, इट हैज़ इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन एंड इज़ नॉट अ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी जैसा हीगल और हिगेलियंस सोचते हैं। जो आपने क्रिटिसिज्म डाल दी उस पे, इट्स एक्चुअली जस्ट रिफाइनिंग कांट्स थॉट। आप क्या कह सकते हैं, नाउ विद दिस डेफिनेशन एक्सेप्टेड वी कैन से कांट इज एक्चुअली सेइंग दिस इज ऑल वी कैन नो अबाउट द नॉमेना। ही इज नॉट सेइंग दैट नॉमेना इज अननोएबल। वी कैन थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं हम कांट को, कि कांट इज सेइंग दैट द ओनली थिंग वी कैन नो अबाउट नॉमेना इज दिस मच। ये जो स्टेटमेंट हमने उसके बारे में बोला कि इट इज देयर, बियॉन्ड दैट वी कैन नॉट नो इट। तो आगे बढ़ते हैं। हेगल के बाद जो बाकी आइडियलिस्ट आए, ब्रैडले फॉर एग्जांपल, या बोसेंके, या प्रिंगल, पैटिसन, ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग, सॉरी, उनकी राइटिंग्स में देयर इज मोर पॉजिटिव रेफरेंस विद रिगार्ड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ थॉट एंड थिंक। ये इसको और स्ट्रांगली मर्ज करेंगे, थॉट और थिंक की एक ही चीज़ है। दीज राइटर्स हैव फुली एसिमिलेटेड द एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इनके हिसाब से लाइफ हैज emerged फ्रॉम मैटर, mind has emerged from life। Naturally, mind is implanted in matter and life, and in a way, mind is higher form of matter and life।
and so discloses the very story of matter and life in a clearer way than what was possible for matter and life themselves. क्या कहा इन्होंने कि लाइफ कहाँ से आई? मैटर से आई। माइंड कहाँ से आया? लाइफ से आया। सो मैटर लेड टू लाइफ लेड टू माइंड। सो माइंड इज इम्प्लीमेंट ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मैटर। मैटर में से ही निकला है माइंड। माइंड इसकी एक रिफाइंड फॉर्म है, और ये रिफाइंड फॉर्म क्या है, ये डिस्क्लोज करती है द स्टोरी ऑफ मैटर कि मैटर आया कहाँ से, इन अ मच क्लियरर वे जो मैटर खुद कर सकता था। मैटर खुद इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लाइफ खुद से एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी अपने ओरिजिन को। इट नीडेड टू नो माइंड फॉर दैट। वंस माइंड केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसने उसको पर्दा हटा दिया उस पे। अगेन, if mind were not adjusted to the demands of matter and life, then mind could not have survived in the matter and life. अगर मैटर, ये माइंड, if it were against the very principles of matter and life, then it would have gone into extinction. So mind is most fitted to disclose the most deepest secrets of matter and life. So mind is organic to nature. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लेटर हिगेलियन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जो ये हिगेलियन थीसिस थी कि थॉट और थिंग्स दे आर अपोज्ड बट दे आर आइडेंटिकल, this has been given a very rich orientation by these scholars. According to these authors, matter and life are other than mind. Yet matter and life in due course have given rise to mind. आपको फिर से वो डायलेक्टिक मेथड दिख रहा होगा। ये सब उसका ग्राउंड वर्क है, हम इसको अच्छे से समझेंगे जब हम हीगल प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो क्या मैटर एंड लाइफ आर अदर देन माइंड, yet they gave rise to mind, they gave birth to mind. Further, mind is sustained into its being by what? By matter and life. Thus, matter and life are not only opposed but are also in close partnership with mind. If mind were not in some form already in matter and life, then it could not have come out of matter and life at all. Go back to सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद को वेदांतियों ने क्रिटिसाइज किया था फिर में कुछ हद तक, सबने तो नहीं। और हमने दो फलसफे पढ़े थे हिंदूज के, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, दैट द कॉज इज ऑलरेडी देयर, दैट द इफेक्ट इज ऑलरेडी देयर इन द कॉज, अदरवाइज यू आर सेइंग थिंग इज कमिंग इनटू बीइंग आउट ऑफ नथिंग। हमने वो दोनों साइड पहलू वहाँ देखे पे। तो ये वही बात है। तो इफ ही इज सेइंग दिस, इफ द हेगेलियंस आर सेइंग दिस, then you would know the Asatkaryavad criticism of it. But I'm certain many of you would not be remembering that now. So that's why education is a continuous process. इसको बहुत बारी पढ़कर ही याद रहता है ये चीज़ें। मुझे अब याद रहने लगी हैं थोड़ी थोड़ी ये बातें। सो इफ़ वी टेक द वेरियस सेंसेस इन विच हमने ये आइडिया और आइडिया के कंसेप्ट को देखा, then the thesis of the identity of thought and thing, now it will appear to you fairly intelligible. अब आपको ये समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हाउ कैन अ थॉट एंड अ थिंग बी सेम थिंग। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर नहीं हुई होंगी, आई एम सर्टन। वो सर्टन होंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की अगर मर्जी हुई तो जब आप हीगल को प्रॉपरली समझेंगे। और इसके लिए अब हम इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे हीगल का फ़लसफ़ा। एंड बिफोर वी डू दैट, थोड़ा सा हीगल के बारे में जान लीजिए। 1770 में ये पैदा हुए थे। कांट लगभग इस टाइम 50 साल के थे। कांट इसके बाद 30 साल में दुनिया से रुखसत हुए। तो दैट मीन्स देयर इज 30 ईयर ओवरलैप ऑफ हीगल। बच्चा हीगल इज नो हीगल, बड़ा हीगल इज हीगल। सो व्हेन हीगल अपनी उम्र में पहुंचे जब वो समझ सकते थे, कांट कांट दुनिया वैकेट करने का सोच रहे थे। सो यू कैन टेक इट लाइक दैट। सो यू सी दैट चेन, वो मशाल पास हो रही और एक कंटिन्यूअसली हो रही है। एंड दिस इज़ अ साइन ऑफ अ ग्रोइंग कल्चर। जब मशाल आगे बढ़ रही हो, जब कोई उस पर इम्प्रूव कर रहा हो, द साइन ऑफ अ डेड कल्चर इज चेन्स में ब्रेक। गजाली के बाद कौन है? रुश्त है। ये चेन है। रुश्त, रुश्त से पहले गजाली, से पहले इब्न सीना है। देयर इज अ चेन फरावी से। ये सारी चेन आपको दिखेगी, फिर आपको उसके एक अब्रप्ट एंड दिखेगा। अब वो स्पॉडिक
कहीं-कहीं पे नकीब अल-अतस की ये इस्लाम एंड सेक्युलरिज़्म इज़ अ लैंडमार्क टेक्स्ट। इससे पहले उसका टर्किश आई डोंट नो इस्लामश्क कुछ ऐसा नाम है उसका, वो कब लिखी गई थी? वो लिखी गई थी ऑटोमन टर्क्स के एंड टाइम्स में। तो देयर इज़ दिस गैप। हमारे पास अभी ये नहीं है ये टॉर्च आगे पे, एंड दैट शोज़ द डेथ ऑफ आवर कल्चर। और कश्मीर में तो बिल्कुल ही नहीं है। कलहम के बाद द्वितीय राज तरंगिणी, तृतीय राज तरंगिणी, फिर क्या है? फिर गैप है। शोज़ द डेथ ऑफ हिंदू कल्चर, फिर गैप है। फिर मुसलमानों की आप 2-3 तारीखें देखेंगे, फिर गैप दिखेगी। शोज़ द डेथ ऑफ कल्चर। तो हमारे यहाँ इस वक़्त आपको ये दिख रहा होगा, एंड दिस डेथ इन आवर कल्चर इज़ प्रोपेगेटेड बाय वन मोर फैक्ट दैट वी लिव इन कंपार्टमेंट्स। अज़ीज़ा कोई रिसर्च करेगी खुद, सुहेल कोई और, शायरा कोई और, इर्तिज़ा कोई और, मैं कोई और। देयर इज़ नथिंग वी आर डेवलपिंग। कोई किसी थॉट को डेवलप नहीं करेगा, कोई किसी थीसिस को एक्सटेंड नहीं करेगा। अगेन दिस डेथ इज़ परपेचुएटेड बाय इट। So to make it alive is that we start extending our thesis further. So Hegel 1770 से 1831। Hegel को अगर आपने इससे पहले भी सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, अगर फिलॉसफी के साथ आपका थोड़ा सा भी वाबस्तगी रही है। ही इज कॉल्ड द नेशनल फिलोसफर ऑफ जर्मनी। कांट इज नॉट कॉल्ड दैट। वो भी जर्मन थे, और उनको नहीं कहा जाता ऐसा। क्यों? क्योंकि ये नेशनलिस्ट कैरेक्टर के थे। कांट वॉज एन इंटरनेशनलिस्ट। आपको याद होगा किंगडम ऑफ एंड्स की बात करते कांट, he regarded each person as a citizen of kingdom of ends, so in his place everyone is there. Hegel के हिसाब से जो एब्सोल्यूट स्पिरिट है, it has been unfolding itself throughout ages and is speaking most clearly in the hopes and aspirations of German people। क्योंकि कांट अभी अभी आए हैं, एब्सोल्यूट स्पिरिट ने कांट बनाया, so that means ये जर्मनी के पास ये टॉर्च है इस वक्त इनके हिसाब से। हीगल जब लिख रहे हैं, आप ये डेट से समझ ही सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है, मुकम्मल हो गया है एक तरीके से। 1700s में पीक में था फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1770 ये पैदा हुए। सो ही वाज राइटिंग एट अ टाइम व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड मेड अ पावरफुल इंप्रेशन ऑन ऑल यूरोप। वेरी वेरी, मतलब एक ऐसा इंप्रेशन जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो फॉर हीगल फ्रीडम रिमेन्ड ए सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ हिज फिलॉसफी। हाउएवर हीगल के लिए, a loyal German citizen participating in the German state, this is freedom at its highest level. It was this teaching which ultimately paved for the rise of Nazi Germany. Hegel monistic philosophy में यकीन रखते हैं, जिसके हिसाब से एब्सोल्यूट रियलिटी है वो फाइनल वन ट्रूथ, और ये एब्सोल्यूट रियलिटी प्रोग्रेसिवली खुद को मैनिफेस्ट करती है इनटू व्हाटएवर वी सी। और उस प्रेजेंटेशन का, मैनिफेस्टेशन का मेथड क्या है? थीसिस। थीसिस में से ही एंटीथीसिस निकलती है, दोनों की सिंथेसिस होती है, वो फर्दर थीसिस बनती है, उसी के अंदर से उसकी एंटीथीसिस निकलेगी, और ये चलता रहेगा। लेकिन हमने पहले देखा कि हीगल इसको प्रेडिक्शन के लिए यूज़ नहीं करते थे, उसको इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ करते थे। इट्स अ कमेंट्री ऑन द पास्ट। इट डजंट हैव एनी प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी, because it is only logical, it is not practical। मार्क्सिस्ट ने ये बैरियर तोड़ा। मार्क्सिस्ट ने डायलेक्टिक मेथड को अप्लाई किया, एडवांस किया, फॉर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ हिस्ट्री। हाउएवर हीगल, ही स्टेड अपने दायरे के अंदर। हीगल वाज नॉट कंसर्न विद व्हाट हैज बीन नॉर व्हाट विल बी, बट थ्रू हिस्ट्री ही इज कंसर्न टू नो व्हाट इज एंड इज इटर्नली। इस वजह से हीगल का सबसे इम्पोर्टेंट काम हिस्ट्री पे ही है। इनफैक्ट इफ़ यू सर्च, इन्होंने किताब एक लिखी है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। आई डू नॉट नो, मतलब दे आर इन लेक्चर फॉर्मेट्स, और प्रोबेबली दे आर लेक्चर्स विच आर कंपाइल्ड, बट कुड बी दैट ही हिमसेल्फ कंपाइल्ड इट, आई डू नॉट नो। मैंने किताब देखी है, मैंने किताब के बारे में नहीं पढ़ा अभी। ये इन्होंने लिखी है। इफ़ यू सर्च हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी बाय हीगल, all the results you will find would be the reverse of it, the philosophy of history by Hegel। All the results, if I had a very tough time finding this book जो इन्होंने लिखी है, वेरी वेरी टफ टाइम।
एंड देन इनफैक्ट उसमें वो छोटा सा चैप्टर मुसलमानों पे भी लिखते हैं, तो हाउ द स्पिरिट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द मोहम्मदन रिलीजन, एंड ही सेज वो क्विकली अपने परवान पे पहुंच गए और क्विकली डिस्ट्रॉय भी हो गया। तो आप वो पढ़ सकते हैं। खैर, सो ही इज़ कंसर्न्ड विद दैट, इस वजह से इनको ये भी कहा जाता है वेस्टर्न कैनन में ही इज़ द फर्स्ट फिलोसफर ऑफ हिस्ट्री। और ऑब्वियसली वी डिस्प्यूट दैट, वी कंसिडर दैट देयर वर अर्लियर फिलोसफर्स ऑफ हिस्ट्री, तो दैट इज़ देयर ऑल्सो। कांट कंपैरिजन में इज़ ए फिलोसफर ऑफ साइंस, Hegel is a speculative philosopher. He delights in painting in his vision through these scenes of history, through the history of events, of thoughts, etc. और इस सब में he throws light on logic as well. लेकिन ये कहते हैं his logic always remains subordinate to his metaphysics. But there are others who say the reverse. He says logic was something he was implementing everywhere. It was everything that was subordinate to his logic. So you can go both ways. इनके जो वर्क्स हैं दे आर कंसिडर्ड लैंडमार्क्स। 8 ऐसे वर्क्स हैं जिनमें से 5 दे आर वर्क्स इन देयर ओन राइट, बाकी की 3 आर कंपाइलेशंस ऑन हिज वर्क्स, बट दे आर हिज राइटिंग्स प्रॉपर। जैसे इनके जो ये 5 वर्क्स हैं, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी मैंने बोली है आपको अभी, इसमें उन्होंने पूरा फ़लसफ़ा अपने टाइम तक का लिखा है और वो भी लिखते हैं कि इस टाइम की पोजीशन क्या है फ़लसफ़े की, वहाँ पे वो एंड करते हैं। फिर उसके बाद फेनोमेनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट, ये जो स्पिरिट के बारे में बात करते हैं, ये क्या है। लॉजिक पे इनकी किताब है, कंसिडर्ड अ लैंडमार्क वंस अगेन, साइंस ऑफ लॉजिक। देन द फोर्थ बुक इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस। कहा जाता है कि जब ये अपना फ़लसफ़ा एक्सप्लेन करते थे स्टूडेंट्स को, एंड ऑल द स्टूडेंट्स बाय एंड लार्ज दे वुड टेल हिम इट्स सो कॉम्प्लेक्स, यू शुड राइट इट्स इंसानी वर्जन, जो हम इंसानों को समझ आए, आम लोगों को समझ आए। And he started working on it and he came up with this encyclopedia of philosophical sciences. Turns out that what was easier earlier became much more complicated now. So ये वो वाली किताब है। Then is his text on philosophy of rights. Now this is what मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि मार्क्स एक ओरिजिनल थिंकर नहीं है। अगर आपको कार्ल मार्क्स को समझना है, विद ऑल डी रेस्पेक्ट टू सुहेल भाई, अगर आप मार्क्स को समझना है, आपको 2-3 फिलोसफर्स पहले पढ़े, आपको पूरा समझ आएगा कि मार्क्स क्या कह रहे हैं। यू जस्ट हैव टू रीड अ फ्यू एंड यू विल बी डन। तो उसमें से फॉर एग्जांपल, नॉट मेनी नो रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने एक अच्छा खासा मार्क्सिस्ट थॉट पहले ही दे रखा था। नॉट मेनी नो दिस। तो और इनफैक्ट उसको इम्प्लीमेंट भी किया था राइफिसन ने और ओवन ने काफ़ी हद तक यूरोप में। राइफिसन ने जर्मनी में ही उसको इम्प्लीमेंट किया था और ओवन ने इंग्लैंड में। दे हैड दिस स्मॉल कम्युनिस्ट स्टेट्स विद इन यूरोप, छोटी मतलब टाउन स्टेट्स। तो उस पर भी करेंगे फिर कभी बात। और मैंने आपको उस टाइम बोला था कि अगर आपको किसी वो टेक्स्ट याद है, कार्ल मार्क्स ने इसी पे अपना वर्क लिखा है एक्चुअली। कार्ल मार्क्स वर्क इज नोट्स ऑन फिलोसफी ऑफ राइट। इसके अलावा जो 3 वर्क हैं जो कंपाइलेशन है हीगल के वर्क है, दे आर ऑल्सो ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस। ये लेक्चरर थे, ये पूरी उम्र इन्होंने ये लेक्चर्स का काम किया, बच्चों को पढ़ाने का काम किया। तो बेस्ड ऑन द क्लास नोट्स विच ही डिलीवर्ड, these 3 texts have been compiled by his students. One is his lectures on aesthetics, second is his philosophy of history, which is considered again a landmark text, and then there are lectures on philosophy of religion. ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम मुकम्मल कर दें जो हमने ग्राउंड वर्क किया था हीगल को समझने के लिए। इंशाल्लाह we would start with the outline of Hegel's idealism. Hegel actually कहना क्या चाहते हैं। So thank you so much for being here.